गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम लोगों ने कल जो टॉपिक लिया था उसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मैंने कल आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए चल रहा है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट ने कल के टॉपिक को बहुत ही केयरफुली रीड किया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को भी कोई डाउट लगता है तो वो टेलीफोनिकली मुझसे ये डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, कल हम लोगों ने बेटा एक अकाउंट का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। और देखो, जैसा कि मैंने इस सिस्टम के बारे में बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम इज ए पॉपुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम each and every transaction always affects two accounts. Therefore, one account should be debited and other account should be credited. मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, उसके एडवांटेज के बारे में बताया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। अब इसी टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखो बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं या इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखो, एक बात तो हमेशा ध्यान रखो कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। अगर किसी चीज के आपको बेनिफिट मिलेंगे तो अनडाउटली इट आल्सो हैव सम लिमिटेशन, इट आल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। उसी चीज के कुछ नुकसान भी होंगे, उसी चीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे या लिमिटेशंस भी होंगे। तो अब हमारे पास बात आती है कि भाई अकाउंटिंग की डिसएडवांटेज, डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है। कल हमने पढ़ा कि देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस थ्रू द डबल एंट्री सिस्टम। We can find out our profit, we can find out our financial position, we can ascertain the profit or loss earned during the year, we can detect any type of fraud या possibility of fraud may be avoided through the double entry system। लेकिन देखो, इतने ज्यादा एडवांटेज होने के बाद भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। हालांकि एज कंपेयर टू एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको उन डिसएडवांटेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो, इसको हेडिंग वाइज ना बनाकर पॉइंट वाइज बना लीजिए, सीधा सीधा पॉइंट में लिख लीजिए कि डबल एंट्री सिस्टम है फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। पॉइंट नंबर 1, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो डबल एंट्री सिस्टम में टू रिकॉर्ड द वेरियस ट्रांजैक्शन यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू पुट या यू हैव टू कीप मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स, यानी कि लॉट ऑफ बुक्स आर टू बी मेंटेन। और जो स्मॉल बिजनेस कंसर्न होते हैं उनके लिए बहुत सारी बुक्स मेंटेन करना, उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। दे कांट बियर द एक्सपेंसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि पहली लिमिटेशन क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम इज ए एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, देयरफॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कांट फेस द एक्सपेंसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक भाई, हम इसको एक्सपेंसिव सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिस्टम में हमें बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है। अब आप लोग देखो कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बहुत ही छोटे से स्केल के ऊपर काम करते हैं। एक बंदा सब्जी की रेहड़ी लगाता है, ठीक है, सब्जियों की रेहड़ी लगा रहा है। अब क्या उस बंदे के लिए अपने पास 10 अलग अलग प्रकार की बुक मेंटेन करना पॉसिबल है? क्या वो बंदा सैलरी का, वेजेस का, रेंट का अलग अलग हिसाब किताब मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस कंसर्न बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर है। वो डबल एंट्री सिस्टम के एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम इज एन एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एज ए लोड्स ऑफ बुक्स आर टू बी मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। ठीक, दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप इसमें लिखेंगे, देखिए डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन सम रूल्स। पहले समझो कि डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन रूल्स। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, यू हैव टू अप्लाई दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि आपको डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को, रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को अप्लाई करना हर एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। ओनली दोज पर्सन कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हु हैव द नॉलेज ऑफ दीज रूल्स। यानी कि कहने का मतलब है कि बिफोर अप्लाइंग द डबल एंट्री सिस्टम
वी शुड गेट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द रूल्स। ठीक है, तो आप इसकी सेकेंड लिमिटेशन में क्या लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ए प्रॉपर नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखो जैसे कल हम लोगों ने एडवांटेजेस में ये पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम हेल्प टू फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ मिस्टेक बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। भाई हमने कल पढ़ाया था कि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग अरिथमेटिकल मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कल पॉइंट हमने पढ़ा था। अब देखो क्या होता है कि मिस्टेक भी कई प्रकार की होती है। Only arithmetical accuracy can be checked out with the help of double entry system, but there are many type of mistakes, many type of errors which cannot be find out with the help of double entry system. देखो कई प्रकार की ऐसी एरर्स होती है, कई प्रकार की ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसको आप डबल एंट्री सिस्टम की सहायता से फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई मान लो अगर आपने अपनी बुक्स में एरर ऑफ ओमिशन कर दिया, आगे जाकर आप डिटेल में पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, तो देखो क्या होता है कि इफ यू फॉरगेट या इफ यू ओमिट टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजिशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीटली, इट कैन नॉट बी फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो आप इस पॉइंट में यही लिखेंगे कि ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, many type of errors cannot be find out with the help of double entry system, like error of omission, error of principle, etc. ठीक है बेटा, तो ये तीन थी हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसके एडवांटेजेस क्या थे और इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ाने का जो हमारा पर्पस था इस चैप्टर को पढ़ाने का, वो था टू फाइंड आउट द ब्रिटिश अप्रोच, या टू गेट द नॉलेज ऑफ ब्रिटिश अप्रोच टू डेबिट एंड क्रेडिट द डिफरेंट अकाउंट इन ए ट्रांजिशन। तो देखो अब हम लोग, जो मैंने आपको टॉपिक छुड़वाया था कल नेचर ऑफ अकाउंट के बारे में, उसी टॉपिक के ऊपर वापस आ जाइए। तो देखो बेटा, आपकी इसी बुक्स में जो सेकंड पेज के ऊपर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन, उस टॉपिक को मैं आपको दोबारा करवाने जा रहा हूं। देखो ये तो हमारे डबल एंट्री सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो मेरे अकॉर्डिंग आपके प्लस वन अकाउंटेंसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। आई होप बेटा ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होता है वो हमेशा दो अकाउंट को इफेक्टेड करता है, इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। मैंने आपको बताया था। अब बताते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था दो प्रकार की अप्रोच होती है, एक होती है अमेरिकन अप्रोच जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, और दूसरी होती है ब्रिटिश अप्रोच। दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो आपकी बुक में तो सीधा सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाइड करके आपको लिखवा रहा हूं ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम ब्रिटिश अप्रोच को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो पहले तो क्या होता है कि ब्रिटिश अप्रोच ये कहती है कि इफ यू वांट टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट यू हैव टू फॉलो एक प्रोसेस। अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस क्या होगा, यानी कि ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहला स्टेप आएगा फाइंड टू अकाउंट्स affected in transition।
ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो आपका पहला स्टेप होगा कि फाइंड टू अकाउंट्स अफेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन। भाई सबसे पहले तो ये पता करो कि आपके ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा फाइंड द नेचर ऑफ अकाउंट्स, फाइंड द नेचर ऑफ अकाउंट। उसके बाद उन अकाउंट का नेचर पता करो कि वो अकाउंट किस नेचर के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो आपका दूसरा स्टेप होगा कि उन अकाउंट का नेचर फाइंड आउट करो जो इफेक्टेड हो रहे हैं। और थर्ड स्टेप होगा अप्लाई द गोल्डन रूल्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट। अप्लाई द गोल्डन रूल्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट के नेचर के अकॉर्डिंग जो भी गोल्डन रूल बनता है उस गोल्डन रूल को अप्लाई करो। तो ये दो पॉइंट अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, ये हमारे पास ब्रिटिश अप्रोच का एक प्रोसेस है। आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तीन ही स्टेप फॉलो करने हैं कि भाई पहले तो ये पता करो कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये पता करो कि जो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं उनका नेचर क्या है और उस नेचर के अकॉर्डिंग गोल्डन रूल अप्लाई करो। अब देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूं अकाउंट और उनका नेचर। पहले मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से क्लियर कर रहा हूं, फिर हम उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। देखो डियर, मैंने आपको अकाउंट के बारे में बताया था। अकाउंट किसे कहते हैं, पहले मैं एक डायग्राम बनवा रहा हूं। देखिए, अकाउंट की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड ए अकाउंट। जब हम एक ही प्रकार के एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन को एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम से और अकॉर्डिंग टू टाइम, तो उसे अकाउंट कहते हैं। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। इनकी डेफिनेशन मैं भी आपको लिखूंगा। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर जाके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये डायग्राम है। अकाउंट की डेफिनेशन मैंने बताई कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो यहां पे जो मैं बात कर रहा था कि फाइंड द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर, तो बेटा अकाउंट के तीन नेचर होते हैं, एक होता है पर्सनल नेचर, एक होता है रियल नेचर और एक होता है नॉमिनल नेचर। ठीक है, इम्पर्सनल के दो पार्ट है, रियल और नॉमिनल, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जैसे मैंने ऊपर जो पॉइंट लिखाया कि ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आपको क्या करना है, पहले तो ये पता करना है कि अकाउंट कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं और फिर उनका नेचर क्या। नेचर में ये तीन नेचर आएंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और इन तीनों नेचर के अलग अलग गोल्डन रूल है जिनको आपको अप्लाई करना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों के। अब हम लोग इन्हीं को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूं और उनके गोल्डन रूल बता रहा हूं। देखो डियर, मैंने आपको अकाउंट की डेफिनेशन क्लियर कर दी और आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट मींस सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन एट ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ, मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। देखो बेटा, मैंने आपको दो प्रकार के अकाउंट बताए, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल और नॉमिनल। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट और उसका गोल्डन रूल। पर्सनल अकाउंट और उसका गोल्डन रूल क्या होता है। तो देखो, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है दोज अकाउंट्स, पहले डेफिनेशन सुन लो, दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन
फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव बॉडी एटसेट्रा। जो अकाउंट किसी व्यक्ति से, किसी फर्म से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी गवर्नमेंट के द्वारा कॉर्पोरेट की गई बॉडी से बिलोंग करता है, उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी कि दोज अकाउंट्स which are related to any person, firm, cooperative body और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जैसे कोई कंपनी, ठीक है। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, फर्म, कोऑपरेटिव बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यानी कि जो अकाउंट किसी बंदे से, फर्म से, कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन सबको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, एक्स लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिलायंस कंपनी, आरबीआई एटसेट्रा। तो देखो बेटा, कोई भी फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी, व्यक्ति से रिलेटेड अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट फर्दर में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए बेटा, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इस कैटेगरी में उन अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स से बिलोंग करते हैं। जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, धीरज अकाउंट, आप लोगों का जो भी नाम है उसका अकाउंट। तो वो सारे के सारे नेचुरल पर्सन है, क्योंकि हम लोगों का जन्म प्रकृति के द्वारा है, नेचर के द्वारा है। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग से बिलोंग किए गए अकाउंट को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार के अकाउंट आएंगे? जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ठीक है, एटसेट्रा। इसमें जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखो, आर्टिफिशियल पर्सन में, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो कि हमारी तरह नेचुरल नहीं है, बट विच आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन जिनका जन्म प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा होता है। जैसे एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, आरबीआई, ये सारे, पीएनबी बैंक, ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक फर्म को भी क्या मानते हैं? एक पर्सन मानते हैं। जैसे आरपीएस स्कूल है, आरपीएस स्कूल इज आल्सो ए पर्सन, लेकिन वो हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, वो है आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसमें जो फर्में होती है या कंपनी होती है, उनके नाम को शामिल किया जाता है। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, आरपीएस स्कूल, ठीक है, पीएनबी बैंक एटसेट्रा। ये जो कंपनियां होती है, फर्में होती है, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थर्ड हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि दोज अकाउंट विच आर नॉट ए पर्सन इन इटसेल्फ बट विच रिप्रेजेंट ए पर्सन। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि वो अकाउंट जो अपने आप में पर्सन नहीं है,
लेकिन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। भाई मेरे बिजनेस में 5,000 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अब आप सभी को पता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। कोई भी ऐसी सैलरी जो आपकी ड्यू हो चुकी लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। ठीक है, मान लो आपके पास एक वर्कर काम करता है, उसको काम करते हुए 1 मंथ हो गया, इस साल में, साल के अंत में उसने मार्च के महीने में काम कर लिया। आपने उस वर्कर को कहा कि भाई तुम्हारी सैलरी अगले महीने ले जाना। तो अब आप ये देखो कि उस वर्कर की सैलरी ड्यू हो चुकी लेकिन आपने दी नहीं। आप अपने बिजनेस में लिख दोगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज है, 5,000 रुपए मुझे सैलरी के देने हैं। अब आपने वर्ड तो लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन वो 5,000 रुपीज आपको किस बंदे को देने हैं? भाई ये पैसा आपको किसी बंदे को देना है, ये पैसा एक ऐसे बंदे को देना है जो आपके पास काम कर चुका। तो लिखने को तो आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है, लेकिन इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन, ये किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, कोई भी एक्सपेंस जिसकी पेमेंट आपने एडवांस में कर दी, तो ये भी आपके लिए क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब देखो ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश अप्रोच में बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल की। तो देखो बेटा, अगर आपके पास ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सनल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो उसका जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ही गोल्डन रूल है और लाइफ टाइम तक 3 ही रूल अप्लाई होंगे। मैं चैलेंज करता हूं जिस बच्चे को ये तीनों रूल अप्लाई करने आ गए, चैलेंज है, चैलेंज, अकाउंट में कभी आपको कोई मात नहीं दे सकता। ठीक है, तो देखो इसका जो पर्सनल अकाउंट का पहला गोल्डन रूल है, मतलब एक ही रूल है, वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो बेटा, गोल्डन रूल सिंपल सा बताया मैंने आपको। ब्रिटिश अप्रोच ये कहती है कि इफ इन एनी ट्रांजिशन योर पर्सनल अकाउंट इज अफेक्टिंग, अगर आपका पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो उसमें ये देखो कि भाई पर्सनल अकाउंट में वो बंदा रिसीवर है या फिर वो बंदा गिवर है। रिसीवर मींस वो बंदा पैसा ले रहा है या कोई भी चीज रिसीव कर रहा है, या वो बंदा कोई चीज आपको दे रहा है। अगर वो रिसीवर है तो उसको करो डेबिट, अगर वो गिवर है तो उसको करेंगे क्रेडिट। सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे मैं अब एक एग्जांपल करवाना चाहता हूं, आप सभी को इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपके पास एक ट्रांजेक्शन बोलता हूं एग्जांपल के रूप में, रिसीव रुपीज 5,000 फ्रॉम राम, रिसीव रुपीज 5,000 फ्रॉम राम and immediately it is given to Mohan. Immediately it is given to Mohan. It is given to Mohan. देखो मैंने आपके सामने एक ट्रांजेक्शन बोला है। क्या ट्रांजेक्शन बोला है? कि भाई रिसीव रुपीज 5,000 फ्रॉम राम एंड इमीडिएटली इट इज गिवन टू मोहन। भाई मैंने राम से 5,000 रुपीज रिसीव की और तुरंत ये पैसा उठाकर मैंने मोहन को पकड़ा दिया। ठीक है भाई, मेरे बिजनेस में 2 पार्टी थी। जैसे मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, राम के मैं पैसा मांगता हूँ, दूसरी तरफ मोहन नाम का एक बंदा मेरे पैसे मांगता है। मुझे राम से 5,000 देने हैं और मोहन को 5,000 रुपीज देने हैं। तो मैंने क्या किया, राम से 5,000 लिए और ये पैसा उठाकर किसको दे दिया? मोहन को दे दिया। अब पहले हर एक बच्चा बताया कि इस ट्रांजेक्शन में हमारे बिजनेस में किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। नो डाउट
कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि राम से पैसा लिया, मोहन को पकड़ा दिया, मेरे पास तो कैश पे कोई इफेक्ट है ही नहीं। या तो इस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करो कि राम से पैसा लिया और फिर उसके बाद मोहन को पैसा दिया। अगर मैं दोनों ट्रांजेक्शन को मिला दूं, क्योंकि इमीडिएटली ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसी टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मेरे बिजनेस में दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। एक इफेक्ट पड़ रहा है राम के ऊपर और दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है मोहन के ऊपर। ठीक है, मेरे बिजनेस में दो चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, एक इफेक्ट पड़ रहा है राम के ऊपर और दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मोहन के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, अब हर एक बच्चा बताइए कि राम कौन सा अकाउंट है। नो डाउट अभी हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ए पर्सन। ठीक है, और मोहन कौन सा अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। अब मुझे ये बताओ कि हु इज रिसीवर, हु इज गिवर, इनमें से कौन रिसीवर है कौन गिवर है। तो आप मुझे एक बार देखो, मैंने राम से पैसा लिया, फिलहाल मैं रिसीवर था लेकिन तुरंत मोहन को दे दिया, तो मैं तो बीच में से हट गया। बिजनेस में अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राम तो पैसा दे रहा है, ही इज ए गिवर। मोहन को पैसा मिल रहा है, ही इज ए रिसीवर। राम गिवर है और मोहन रिसीवर। ये गिवर है और ये रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, और गिवर को क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, तो अगर मुझे इस ट्रांजेक्शन को लिखना पड़े तो मैं अपनी बुक्स में कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स अकाउंट। केवल कैपिटल वर्ड नहीं लिखेंगे बेटा, सॉरी कैपिटल नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे मोहन्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। भाई मोहन तो एक रिसीवर हो गया, आप उसे डेबिट करेंगे, और राम एक गिवर हो गया, इसलिए राम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, आई थिंक आपके लिए ये पर्सनल अकाउंट और उसका गोल्डन रूल क्लियर हो जाना चाहिए, सबको होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आज और कल इसको थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ठीक है, आप इसको समझिए, कोई भी डाउट है तुरंत इसके रिगार्डिंग मुझसे कॉल करके क्लियर कीजिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।